हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी 28 अगस्त की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सेंटर टेल स्टेट टू बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप। देखो गाइस, अभी क्या हुआ है, कोरोना की वजह से क्या है, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जिस वजह से जो जीएसटी की वजह से टैक्स रेवेन्यू आता था वो स्टेट्स को क्या हुआ है, उनका कम हुआ है। और कितना गैप आया, 3 लाख करोड़ का। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, स्टेट्स आर लाइकली टू फेस अ जीएसटी रेवेन्यू गैप ऑफ ₹3 लाख करोड़ दिस ईयर एज इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कोविड-19। अब गाइस क्या हुआ था, जब 2017 में जीएसटी आया था तो क्या हुआ था, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने की वजह से स्टेट्स को भी क्या है, कुछ रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। तो इस वजह से क्या है, जीएसटी कंपनसेशन से स्टार्ट किया था। इसके अंडर क्या है, सेंटर कुछ पैसा स्टेट्स को देता था। ठीक है, तो वही बताया कि अभी क्या है, अक्टूबर लास्ट ईयर मतलब अक्टूबर 2019 से ऑलरेडी जो कंपेंसेशन पेमेंट स्टेट को मिलती थी वो डिलेड हो रही हैं, क्योंकि क्या है, देखा गया है कि जो पिछले साल अक्टूबर से क्या जो जीएसटी जो रेवेन्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं। कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से क्या है, जो जीएसटी लॉस हमें ऑलरेडी अक्टूबर 2019 में कम होने लग गए थे, वो गैप और ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से जो जीएसटी रेवेन्यूज़ हैं वो 41% डिक्लाइन हो गए अगर हम अप्रैल टू जून 2020 के क्वार्टर में देखें। ठीक है, जीएसटी जो एक्ट आया था उसने क्या किया था, स्टेट को एक गारंटी दी थी कि अगर उनके रेवेन्यूज़ में कुछ लॉस आएगा पहले 5 साल में, दैट इज़ 2017 से 2022 के बीच में, अगर स्टेट्स को जीएसटी के इंट्रोडक्शन की वजह से कुछ उनके रेवेन्यू में लॉस आता है तो स्टेट्स को वो क्या करेंगे, गारंटी करेंगे। किस तरह से, जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू। इसमें क्या किया जाता था, एडिशनल सेस लगाया जाता था कुछ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स में इन एडिशन टू जीएसटी, मतलब जीएसटी के एडिशन में उन पे कुछ एडिशनल सेस लगा दिया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ है, जो ये 3 लाख करोड़ का गैप आया है, इसमें क्या है, कंपनसेशन सेस के थ्रू क्या है, सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी 65,000 करोड़ पे दे चुकी है। ठीक है, अब इसमें से बचे 2,35,000 करोड़। इसके अंदर से सेंट्रल बोर्ड के जो 97,000 करोड़ है वो उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है ड्यू टू द जीएसटी ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब कि अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं होता तो ये 97,000 करोड़ का लॉस स्टेट्स को नहीं होता। तो ये एक सेंटर बोल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, ये मेरे को देना है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, सिंपल बात है। लेकिन जो बाकी इसमें से 1,38,000 करोड़ पे बचे, वो जो लॉस हुआ है वो कोविड की पेंडेमिक की वजह से हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अब एक काम करो, ये जो 97,000 करोड़ है जो आपका जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के अंडर आना था और हमें जो आपको देना था, ठीक है, या फिर जो आपका लॉस कोविड की वजह से हुआ है वो अभी हम आपको जो 97,000 करोड़ है वो तो आपका जीएसटी कंपनसेशन के अंडर कवर होता है, लेकिन जो बचा हुआ है वो आपका कंपनसेशन में कवर नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई कोविड-19 की वजह से हुआ है, वो तो सेंटर को भी नहीं आया। तो स्टेट्स को उन्होंने ऑप्शन दिए कि एक काम करो, आपके पास 2 बोरिंग ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास जो 3 लाख करोड़ की कमी है वो आप क्या कर सकते हो, आप आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हो। तो इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप मार्केट से बोरो कर सकते हो, सेंटर से या आरबीआई से, या फिर जो भी आप स्टेट की बोरोइंग में क्या आएगा, आपको 0.5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑप्शन 2 में उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, आरबीआई से बोरो कर सकते हो विया स्पेशल विंडो। ठीक है, अब की हाइलाइट्स क्या है, फाइनेंशियल ईयर 21 में देखा जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड, कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है। बहुत ऑप्शन में स्टेट्स नॉट टू बी बर्डन, ऑप्शन टू बी लुक्ड इन एट द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2020। सो यही था इस न्यूज़ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सुप्रीम कोर्ट। देखो अभी क्या है, जो 5 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसने स्टेट्स को बोला है कि आप जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उनको आप सब क्लासीफाई कर सकते हो। अब क्यों कर सकते हो, क्योंकि क्या है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी काफ़ी कास्ट होती हैं जिन्हें क्या है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या उनको भी अभी क्या है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है, अगर हम उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो क्या है, उन्हें क्या है, ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो यही बात है। अ 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट states can sub-classify scheduled caste and scheduled tribes in central list to provide preferential treatment to certain scheduled caste over others to ensure equal representation। स्टेट्स ने आर्ग्यू किया कि कुछ स्टेट्स हैं वो अभी भी क्या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, इवन की रिजर्वेशन देने के बाद भी कुछ अदर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कास्ट हैं उनके अदर जो कास्ट हैं वो अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। 2005 में एक केस आया था, ईवी चिन्हैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर, इसको भी 5 जज बेंच ने केस देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर कोई भी कास्ट को आपने
SC या ST की कैटेगरी में डालना है और स्टेट्स इस लिस्ट के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकती। अब क्या है, जो सेंट्रल लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वो आपको पता ही है प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है किसके अंडर, आर्टिकल 341 के अंडर एंड 342 के अंदर। कोर्ट ने ये बोला कि अगर सेंट्रल लिस्ट में आप सब क्लासिफिकेशन करते हो तो अगर स्टेट सब क्लासिफिकेशन करती है, इट डजेंट मीन कि वो इसके साथ टिंकरिंग करे या कोई वायलेशन करे, ऐसा नहीं है। स्टेट क्या कर रही है, सिर्फ जो वीकेस्ट है उन लोगों को प्रेफरेंस दे रही है इन अ प्रेगमेटिक मैनर बेस्ड ऑन अ स्टेटिस्टिकल डाटा। अब क्या है, आपको पता है जब भी कोई अगर सुप्रीम कोर्ट पहले कोई सुनवाई करता है, अगर उसको दोबारा रिव्यू करनी हो जजमेंट, तो हमेशा वो लार्जर बेंच ही यूज़ करता है, ठीक है। सिंस अ बेंच ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ कैन नॉट ओवर रूल अ प्रीवियस डिसीजन को इक्वल स्ट्रेंथ का जो बेंच है वो ओवर रूल नहीं कर सकता, इसलिए कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर किया। कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो, जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिजर्वेशन दी थी वीकर सेक्शन को, इसका मतलब ये था कि हमें क्या करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और वैसे भी जो रिजर्वेशन हमें दी थी वो हमें परपेचुटी मतलब कि लॉन्गर टाइम के लिए नहीं दी थी, फॉर एवर नहीं दी थी, तो यही बात है। कोर्ट ऑल्सो सेड रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस वाज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन परपेचुटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या था, हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन के बाद भी अचीव नहीं हो रहा है, लाइक शेड्यूल कास्ट में से सिर्फ कुछ कास्ट को मतलब कि प्रेफरेंस मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना है, उसमें कुछ हमें सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा मेन गोल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट चेंजिंग सोशल एड, मतलब कि हमें क्या है, जो सोशल रियलिटीज़ हैं उन्हें पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है, तो उसी हिसाब से हमें एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो यही बात इसमें की है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो कि लैंड बैंक सिस्टम क्या होता है कि अगर आपने लैंड से उसको बेचना है या फिर बोरो करना है, तो ये जैसे बैंक्स में आप मेन करते क्या हो, मतलब कि पैसा बोरो करते हो या फिर मतलब कि जो भी है इस तरह से करते हो, तो लैंड बैंक सिस्टम में वही होता है कि ये तो फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, उसे इकट्ठा करके या तो वो एक्वायर कर रहे हैं, जो भी है, तो यही सब लैंड बैंक सिस्टम होता है। अभी क्या है, जो नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को डेवलप किया गया बाय इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद स्टेट GIS सिस्टम। अभी क्या है, जो DPIIT है, दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने क्या किया है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को पोर्टल को डेवलप किया है, जो कि एक GIS इनेबल्ड डाटाबेस है। देखो गाइस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है, जियो हम मेनली करते हैं अर्थ की जो भी डाटा है हमें क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वही है जो DPIIT ने अभी IIS पोर्टल डेवलप किया है, जो कि GIS इनेबल्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो भी हैं कंट्री के अक्रॉस, उनका डाटाबेस बनाएंगे टू अडॉप्ट अ कमिटेड अप्रोच टुवर्ड्स, ताकि हम क्या कर सकें, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकें, इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड कर सकें और सस्टेनेबल मैनर में इंडस्ट्रीज़ को रन कर सकें। देखो GIS क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्थ सरफेस की जो भी इंफॉर्मेशन उसे कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस। देखो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एम क्या है, इसका एम यही है कि वो सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा, लॉजिस्टिक्स से लेके लैंड, रेल, एयर कनेक्टिविटी, टैक्स इंसेंटिव्स, ड्रेनेज सिस्टम, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करेगा इस पोर्टल से ऑन वेरियस इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, ठीक है। डिफरेंट जो कंट्री में इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं उन सब की क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। करंटली जो इन्फॉर्मेशन है इंडस्ट्रियल बेल्ट्स की, वो अभी 6 स्टेट्स में ही स्टार्ट करी है, ठीक है, 6 स्टेट्स में स्टार्ट करी है। अब बेनिफिट क्या होगा, देखो बेनिफिट इसका यही होगा कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कौन सा इंडस्ट्रियल लैंड हमें कब अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हमने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, अगर लैंड एक्वायर करने में कोई डिले हो रहा है उसे हम एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट्स। और हम क्या कर सकते हैं, लैंड ईज इन लैंड कन्वर्जन फ्रॉम एग्रीकल्चर यूज़ इंप्रूव कर सकते हैं हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या है लैंड अवेलेबिलिटी में, देखो क्या डिमांड और सप्लाई में हमेशा मिसमैच रहता है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब क्या सबके छोटे छोटे इधर इधर लैंड है, ठीक है, तो इस बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमेशा जो लैंड है उसका साइज़ बड़ा चाहिए होता है। रेगुलेटरी और पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन ये तो है ही, डाई फंक्शनल प्राइसिंग मैकेनिज्म, वीक इंफॉर्मेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं लैंड अवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं। WHO सर्टिफाइड अफ्रीकन रीजन फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। सो गाइज ये न्यूज़ लास्ट ईयर भी थी, तो अभी क्या है, WHO ने क्या किया कि ये अनाउंस किया है कि जो पोलियो है वो अफ्रीकन रीजन में से बिल्कुल तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर
WHO ने ये रिकॉग्नाइज़ करना हो, किसी भी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करना हो कि वो पोलियो फ्री हो चुकी है, तो उस कंट्री में 3 साल लगातार कोई भी पोलियो के केस नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कंट्री को हम पोलियो फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर सर्टिफिकेशन ऑल कंट्रीज इन द WHO रीजन नीड टू हैव नो केस ऑफ वाइल्ड पोलियो फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। नो सिंगल कंट्री कैन बी सर्टिफाइड एज द पोलियो फ्री। देखो अभी भी किसी भी कंट्री को हम पोलियो फ्री नहीं बोल सकते। अभी क्या है, जो WHO में 6 रीजन हैं उसमें से ऑलरेडी 5 रीजन्स एक्सेप्ट ईस्टर्न मेडिटेरियन जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उनको छोड़ के क्या है हमने सब रीजन्स को वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री सर्टिफाई कर चुके हैं। 2014 में इंडिया को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था पोलियो फ्री। अलॉन्ग विथ उसी के साथ जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजन्स हैं उन्हें भी पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। एक सेकेंड, 2014 में इंडिया को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री, साथ में साउथ ईस्ट एशिया रीजन को भी। अब पोलियो का ये तो आपको पता ही है इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ये भी पता होगा 3 टाइप्स ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी जो सर्कुलेशन में है वो सिर्फ टाइप 1 है। 2 तरह के वैक्सीन्स हैं अगेंस्ट पोलियो वायरस, एक तो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, ये मेनली इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस से बना होता है। ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है हम जो पोलियो का जो वायरस है उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, एक क्या होता है लाइव एटोन्यूएटेड वैक्सीन वायरस होता है। देखो इसमें क्या होता है इनएक्टिवेटेड होता है, इसमें क्या होता है लाइव वायरस होता है। जब भी चाइल्ड को वैक्सीनेट किया जाता है, उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो क्या करता है उस वैक्सीन को वीकन कर देता, वायरस को वैक्सीन कर देता है, जो इस वजह से रेप्लिकेट नहीं होता। इस वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा देता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है उस वैक्सीन की वजह से क्या है जो वायरस है वो अल्टर हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो इसे हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस भी बोलते हैं। डिजीजेस जो इंडिया से बिल्कुल एरिडिकेट हो चुकी हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, यूज पोलियो, ग्यूनिया वोम, स्मॉल पॉक्स, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस, तो ये ऑलरेडी क्या है हमारी इंडिया से इरेडिकेट हो चुके हैं। रीजन आप देख सकते हो कि WHO अफ्रीकन रीजन को कब सर्टिफाई किया पोलियो फ्री, तो 2020 है, तो अभी हमने पढ़ा कि अफ्रीकन रीजन को WHO फ्री सर्टिफाई कर दिया। अमेरिका को ऑलरेडी भाई 1994 में कर दिया था। साउथ ईस्ट एशिया रीजन मतलब कि इंडिया वाला जो 2014 में कर दिया था। यूरोपियन रीजन को 2002 में कर दिया था। WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन को अभी भी सर्टिफाई नहीं किया है। ठीक है, WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन को 2000 में ऑलरेडी सर्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपनी नीट फ्रेमवर्क टू टैकल डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, पेपल इंडिया रिपोर्ट। देखो गाइज आपको पता है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही हैं, तो फ्रॉड्स भी बढ़ने के उतने ही चांस हैं। तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमें कुछ ऐसे रूल्स चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अगर ऐसे फ्रॉड्स हों तो हम उन्हें टैकल कर सकें। रिपोर्ट ने बोला है कि क्योंकि हमारे कंट्री में डिजिटल पेमेंट्स ग्रो हो रही हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करें ताकि हम जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क हैं उन्हें टैकल कर सकें इन्वॉल्विंग डिजिटल ट्रांजैक्शन। जो इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है, देखा जाएगा 2020 तक ये 5 गुना बढ़ जाएगी और ये $1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। करंटली कितना है जो डिजिटल पेमेंट हो रही है हमारी, $200 बिलियन है, लेकिन 2023 तक ये $1 ट्रिलियन हमारी डिजिटल पेमेंट्स हो जाएगी। अब इंडिया में रिस्क फैक्टर क्या है, देखो पहली बात क्या है, लार्ज पॉपुलेशन ऐसी है जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सेवी का मतलब क्या, उसे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क की कमी, नॉलेज की कमी है लोगों में। ठीक है, सडन एक्सेलरेशन इन एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट चैनल्स। ठीक है, एकदम से क्या आपने देखा है डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने क्या है डिजिटल पेमेंट चैनल्स को अडॉप्ट किया, तो सडन एकदम से हुआ है। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, गैप्स हैं इन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सजेशन क्या है, सजेशन यही है कि हमें कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें हम अपने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं और जो हमारे साइबर क्राइम है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें डाटा प्रोटेक्शन लॉज हमें अच्छे बनाने पड़ेंगे और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स भी फॉर डिजिटल पेमेंट्स। कुछ गाइडलाइंस हमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस इस तरह की रखनी होगी रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ पे, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग अक्रॉस द सिस्टम इकोसिस्टम। हमारा स्टार्टअप इनोवेशन होना चाहिए जिसमें हम इनोवेट करें साइबर सिक्योरिटीज़ में एंड द फिनटेक सेक्टर में। फिनटेक देखो फिनलैंड की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने करनी पड़ेगी जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ऐसी वर्कफोर्स को डेवलप कर सकें। हमें कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप आओ साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को लेके कुछ काम करो, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ फॉर बोर्ड्स एंड द सी सूट। तो आप देख सकते हो किस तरह
के थ्रेट्स होते हैं, करंट क्या हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। मालवेयर मतलब कि अलग अलग तरह के भी वायरस आते हैं जो आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेते हैं, ठीक है, ये फ्रॉड्स हो रहे हैं की तरह आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सब हैं जो फ्यूचर में या करंटली जो फ्रॉड हो रहे हैं। छोटे छोटे न्यूज़ पे पढ़ते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है कि हम किस तरह से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट बना सके। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, आप समझ सकते हो कि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ना करें या फिर बहुत कम करें। तो इसका एम यही है कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी लानी है जिसमें हम इफेक्टिव पॉलिसीज़ यूज़ कर सके फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट that are coordinated among various sectors, ministries, civil society and the private sector। ये जो प्रोजेक्ट है ये किस किस कंट्री में, चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में 4 साल के लिए चलेगा 2020 से लेकर 24 तक। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है 7 ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है और इसके अलावा 4 ऑर्गेनाइजेशन और भी है। इंडिया में जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन है, नीति आयोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नासा मैप्स ट्रेस कोज ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव हैबिटेट लॉस। अभी क्या नासा ने ट्रेस किया है कि ओवरऑल जो मैंग्रोव हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है 2000 से लेकर 2016 में। लॉसेस मेनली क्या देखा गया है, देखो 2 तरह के लॉसेस होते हैं, नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। तो जो ह्यूमन की वजह से हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल। लॉसेस फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज इरोजन, एक्सट्रीम वाटर डिक्लाइंड मोर स्लोली दैन द ह्यूमन कॉजेज। की ड्राइवर्स क्या, मैंग्रोव लॉस होने का क्या रीज़न क्या है, राइस, श्रिम्प, ऑयल पाम कल्टीवेशन, शोर लाइन के जो कोस्ट लाइन इरोजन है या एक्सट्रीम वेदर इवन, इन वजह से क्या जो मैंग्रोव एरिया है वो लॉस हो रहा है। अब हम मैंग्रोव्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ट्री और शब्द होते हैं जो मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स में ग्रो होते हैं, वेट और मॉइस्चर में। ये क्या करते हैं आपको पता है इसका कितना हमारे एनवायरनमेंट में कितना बड़ा रोल है। ये क्या करते हैं, इरोजन से बचाते हैं, सॉइल इरोजन से, इवन के डिजास्टर से हमें बचाते हैं। कार्बन कैप्चर का काम करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं इन द रूट्स, ट्रंक्स एंड इन द सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उड़ान उड़े देश के आम नागरिक। देखो गाइज पहले मैं बता दूँ इसका काम क्या है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, मतलब जो एयरपोर्ट्स ऐसी सिटीज़ में हैं जो बहुत कम चलते हैं, तो उन्हीं को क्या कर रहे हैं, एक रिवाइवल करने की बात हुई है। तो हम जरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो उड़ान स्कीम थी ये 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका एम यही था कि हम जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके थ्रू रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उन्हें रिवाइवल करके हम अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। वो कैसे करेंगे, इसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने बोला था आप एक हम काम करेंगे, जो 50% सीट्स होंगी वो उनका जो फेयर होगा, उनका जो प्राइस होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद भरेगी, ठीक है। ये की कंपोनेंट है किसका, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का। अब इसमें न्यूज़ क्या है, देखो 4th राउंड हुआ था उड़ान का दिसंबर 2019 में। इसमें मेनली स्पेशल फोकस किया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, हिली एरियाज़ में और आइलैंड में। तो इसके अंदर क्या था, मेनली 78 न्यू रूट्स को क्या किया था, अप्रूव किया था ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया वो। आगे बढ़ते हैं, किरण देखो क्या है, पहले ये हेल्पलाइन है। इसमें मेनली क्या है भाई, जो बंदे मेंटली हेल्थ से गुजर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस हेल्पलाइन पे क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। उसमें आपको सपोर्ट दी जाएगी, जैसे अर्ली स्क्रीनिंग, आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो सर्विसेज ऑफर करते हैं मेनली 13 लैंग्वेजेस में ऑफर करती है। और ये जो ऐप है, आई मीन सॉरी हेल्पलाइन है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। अभी इसने क्या किया, अपनी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है ऑन 28 अगस्त 2020। इसका काम यही था कि जो पुलिसिंग में है एक्सीलेंस प्रमोट करना, और जो भी पुलिस प्रॉब्लम्स हैं उन्हें स्पीडी प्रमोट करना और उनकी सिस्टमेटिकली स्टडी करना, और पुलिस की टेक्निक्स में या उनके मेथड्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना, ठीक है। वर्ल्ड उर्दू कांग्रेस अभी क्या है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है ये ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ जो MHRD थी पहले, उसके अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन।
इसको हमने सेटअप क्यों किया था, ताकि हम प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें और उर्दू लैंग्वेज को प्रोपोगेट कर सकें। उर्दू हमारी, आपको पता है 8 शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू उसके अंडर हमारी वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रेट एंडेमिनिस्ट ट्राइब, अभी क्या है, फ्यू मेंबर्स इस ट्राइब के कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अभी हमने आई थिंक 2 या 4 दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि कुछ एक ट्राइब है उसमें भी कुछ ऐसा हुआ, तो कोविड-19 पॉजिटिव हमने देखा था कि उसमें पाए गए हैं। तो वो जो ग्रेट एंडेमिस्ट ट्राइब है, ये भी क्या है, वन ऑफ द 5 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जो अंडमान आइलैंड में रहती हैं। अंडमान आइलैंड में और ट्राइब्स भी रहती हैं, उनका आपको नाम पता होना चाहिए, जरवाज, ओंगेस, शोम्पेस एंड द सेंट्रल। सो इस 28 अगस्त की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।